हेलो दोस्तों, सागर एजुकेशनल क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के प्रैक्टिस पेपर के बारे में, जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस लगाएंगे। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएलएड में या ऐसा कह लें डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में, तो उस प्रकार के प्रश्नों का आज हम इसमें अभ्यास करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लिया गया है। किस प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न होता है उस बात को यहाँ पे समझेंगे। तो थोड़ा बहुत डिजिट का हेर फेर होता है, बाकी चीज़ें सेम ही चलती हैं इसमें। तो सबसे पहला जो आता है क्वेश्चन वो होता है मल्टीपल टाइप, यानी MCQ टाइप का प्रश्न आता है। तो MCQ टाइप का प्रश्न किस प्रकार से, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या -24/45 के समतुल्य संख्या है। तो यहाँ पर बात कही गई है किसकी, परिमेय संख्या -24/45। तो -24/45 को अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर इसको 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 × 8 = 24 और 3 × 15 में 45, मतलब -8/15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि समीकरण, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, समीकरण x/4 + 10 = -4 में यक्ष का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमको यक्ष का मान बताना है। तो यहाँ पर देखें कि 10 और -4 जो हैं वो क्या हैं, लाइक टर्म है, मतलब सजाती टर्म है। इनको एक साथ रखूँगा तो यहाँ लिख सकता हूँ कि x/4 = -4 + 10 का साइड चेन क्या हो जाएगा, -10, और -10 -4 जुड़ के कितना हो जाएगा, -14। और यहाँ पर ये हो जाएगा x/4 = -14, और -14 का 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं x = 14 × 4 = 56, और यहाँ पर -56। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है उसको देख लेते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्रश्न में कहा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा दिया गया है। क्या दिया गया है, वर्ग की भुजा हमको पता है। वर्ग की भुजा बराबर कितना है, 1.6 मीटर। कितना है, 1.6 मीटर। तो चूंकि हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कितना, भुजा स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 1.6 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 256, और यहाँ से 2 डिजिट पे क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका भी सही जाएगा, 2.56 मीटर स्क्वायर। नंबर 4 में कहा है, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा ऑप्शन है 4। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका जो गुणनखंड होता है वो या तो एक हो या तो स्वयं वह संख्या हो। ठीक है, या तो स्वयं हो या फिर एक हो, इसके अतिरिक्त उसका कोई भी फैक्टर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11,
13 ऐसा होता है। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो जो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है वो क्या है, 2। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 5वां प्रश्न है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है, 5वां क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है कितना, 45 वर्ग सेंटीमीटर। और त्रिभुज का आधार भी पता है, आधार कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा है कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई को मान लेते हैं ये जो है। तो ये वैल्यू हमको पता है 45, वैल्यू आधार का पता है, पुट कर देते हैं 1/2 15 गुणे एच बराबर 45। तो 15 3 45 और एच बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, एच बराबर 6 सेंटीमीटर। इस हिसाब से चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है यदि a² प्लस 1/a² इज इक्वल्स टू 2, तो a प्लस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहला काम कि इसको लिख सकता हूँ मैं a² प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a। तो एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब मैंने 2 क्या किया है, एक्स्ट्रा ऐड किया है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ a² प्लस 1/a² ही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको फार्मूला बनाने के लिए, कौन सा फार्मूला, कैसा, a² प्लस b² प्लस 2ab बनाने के लिए, तो a और इंटू 1/a का मान कितना होगा 1। तो इसका मतलब 2 यहाँ पर मैंने क्या किया, इस साइड में ऐड किया है। तो 2 पहले से इस साइड में था और 2 हमने क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 जोड़ दिया। मतलब 2 LHS में जोड़ा तो 2 RHS में भी जोड़ा, इक्वेशन बैलेंस हुआ ना। और इसको अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि a² प्लस b² प्लस 2ab जो होता है वो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। और a यहाँ पे क्या है, अपना a है, और b क्या है अपना 1/a है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 to 4। और 4 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड की घातें क्या है, बराबर है। तो इनका बेस भी यानी आधार भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी a/1/a इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2 होगा। यानी प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस हिसाब से प्रश्न नंबर 6 को आसानी से कर लेंगे। एक बार अगर फिर से समझना चाहें इसको, तो प्रश्न में हमको दिया गया है a² प्लस 1/a² का मान पता है 2। हमसे पूछा है कि a प्लस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम, a² प्लस 1/a² को a का होल स्क्वायर प्लस 1/a² को 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a लिख सकता हूँ। अब देखो 2 इंटू a इंटू 1/a मतलब यहाँ a से a को तो सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मतलब कुल हमने लिखा कितना, 2 लिखा है। तो 2 मैंने LHS में क्या किया, एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो 2 हम क्या करेंगे, RHS में भी ऐड करेंगे, जिससे हमारा इक्वेशन जो हो बैलेंस रहे। इस हिसाब से देखो ये a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वेशन बन गया, मतलब अपना सर्वसमीका बन गई। ये सर्वसमीका होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। और 4 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 2 का स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड के जो पावर्स हैं, यानी यहाँ पर भी पूरे की घात 2, यहाँ पर भी पूरे की घात 2। अगर घातांक बराबर है तो आधार भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से यहाँ से इसका मान हो जाएगा a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 2। यही इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है, क्या कहा है, प्रश्न को पढ़ते हैं।
कह रहा है कि -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो सबसे पहली बात, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मान जब भी पूछा जाए तो जो नंबर दिया होगा हम क्या करेंगे, उसका व्युत्क्रम लिख देंगे। यानी अगर कहा जाए कि यक्ष का गुणात्मक प्रतिलोम, तो यक्ष को मैं x/1 लिख सकता हूँ, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। वैसे ही -4/9 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखो 9 यहाँ कहाँ है, डेनोमिनेटर में यानी हर में है, तो अब 9 कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा। और अंश क्या था, 4 था, तो 4 अब कहाँ चला आएगा, हर में चला आएगा। देखो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो बात कर लेते हैं, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है वैसे ही योगात्मक प्रतिलोम भी पूछता है। फिलहाल यहाँ पूछा नहीं है, हम जान लेते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है। जब भी योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या कहते हैं कि जिस भी नंबर का योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा उसके आगे मैं माइनस बढ़ा दूंगा। जैसे ये प्रश्न बहुत बनता है कि -4 का योगात्मक प्रतिलोम, तो -4 का योगात्मक प्रतिलोम, तो -4 के आगे माइनस बढ़ा दूंगा, कितना, -+4, ठीक है। यानी जैसे पूछा जाए कि यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम माइनस बढ़ा दो, -x। पूछा जाए -9 का योगात्मक प्रतिलोम, तो -9 का योगात्मक प्रतिलोम, तो माइनस बढ़ा दूंगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में केवल डिफरेंस इतना है, गुणात्मक प्रतिलोम दिए गए नंबर्स का क्या होता है, अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल कह लो, जो भी कहना चाहो। और अगर योगात्मक प्रतिलोम की बात करेगा तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, दिए गए नंबर में का चिन्ह चेंज कर देते हैं, मतलब माइनस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा भी समझ सको, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर पूछ ले कि 100 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 100 का योगात्मक प्रतिलोम -100। अगर पूछे -50 का योगात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, +50। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में कहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रकार की समस्या का समाधान करने के पहले देखो अपने पास क्या पता है, एक तो 5 पुस्तकों का मूल्य पता है और एक 7 पुस्तकों का मूल्य। वैसे ही अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो 7 पुस्तकों की कीमत 5 पुस्तकों की कीमत से ज़्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर मान लें, माना एक पुस्तक की कीमत बराबर कितनी है, ₹x है, तो 7 पुस्तक की कीमत बराबर कितनी हो जाएगी, 7x रुपीज़, ठीक है। और इसी तरीके से 5 पुस्तक की कीमत कितनी हो जाएगी, 5x रुपीज़, कितनी हो जाएगी, 5x रुपीज़। अब देखो प्रश्न में कहा है कि 7 पुस्तकों के मूल्य से 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वो 72 रुपये कम है, यानी 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 रुपये कम है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखो प्रश्न के हिसाब से हम लिख सकते हैं, यानी प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि 7x - 5x का जो डिफरेंस है वो 72 रुपये का है, और 7x में से 5x घटेगा कितना, 2x बराबर 72, और 2 से जब 72 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 दूना 72 होता है, यानी x बराबर क्या आया, 36। और x है क्या, एक पुस्तक की कीमत है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः एक पुस्तक की कीमत बराबर ₹36, यानी 36 रुपये की एक पुस्तक है, ठीक है। तो सवाल समझ में आई कि नहीं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 5 पुस्तक की कीमत 7 पुस्तकों की कीमत से 72 रुपये कम है। मान लेते हैं कि अगर एक पुस्तक की कीमत x रुपये है तो 7 पुस्तक की कीमत 7x और 5 पुस्तक की कीमत 5x। इस हिसाब से प्रश्न में कहा है कि 5 पुस्तक की कीमत 7 पुस्तक की कीमत से 72 रुपये कम है, तो 7x और 5x का डिफरेंस कितना हुआ, 2x बराबर कितना, 72।
और 72 को जब 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 आएगा, और यक्स का यूनिट डिजिट जो आएगा वही क्या है, एक बुक की वैल्यू है, एक बुक का प्राइस है। तो एक बुक की कीमत कितनी हो गई, 36 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो क्रमागत जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली। जैसे अगर कोई पूछे कि बताइए कि 2 की क्रमागत संख्या क्या है, तो 2 के बाद आने वाली संख्या कौन सी है, 3 है। कोई पूछे 3 की क्रमागत संख्या क्या है, तो 4 है। मतलब एक क्रम के बाद जो संख्या आने वाली है वही क्या होती है, उसकी क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे अब तो ये नंबर्स का था जिसको हमने क्या किया, डायरेक्टली बता दिया, हमको पता था। ठीक है। लेकिन अगर लॉजिक वे में बात करें कि किसी भी संख्या का क्रमागत ज्ञात करने के लिए उस संख्या में क्या किया जाता है, एक जोड़ा जाता है। जैसे 2 की क्रमागत संख्या, तो 2 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 3। 3 की क्रमागत संख्या, 3 में 1 जोड़ दिया, कितना, 4। ऐसे ही यक्ष की क्रमागत संख्या, तो यक्ष में 1 जोड़ दिया, यक्ष प्लस 1 या यक्ष प्लस 1, जो भी बोलो। ठीक है। तो वैसे ही 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है। प्रश्न में क्या कहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 87 है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, माना 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं क्रमशः तो पहली संख्या मान लेते हैं यक्ष की क्रमागत संख्या यक्ष प्लस 1, यक्ष प्लस 1 की क्रमागत संख्या 1 में 1 जुड़ेगा, यक्ष प्लस 2 है। ठीक है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि तीनों क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है, यानी यक्ष प्लस 1 यक्ष प्लस 2 का योग कितना है, 87 है। कितना है, 87 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो यक्ष क्या है, लाइक टर्म है, ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल्स टू 1 और 2, 3 इज इक्वल्स टू 87। तो 3x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना 3 और 87 क्या है, सजाती टर्म है, ये एक साथ रहेंगे, लाइक टर्म है। तो 87 प्लस 3 का साइड चेंज करेंगे, -3, यानी 3x बराबर हो जाएगा। देखो 87 में से 3 घटेगा, कितना, 84, और यक्ष बराबर हो जाएगा 84/3। और 3 से सिंप्लीफाई करूंगा 8 को, तो 3 दूनी 6, 2 8 और 2 4 24, 3 8 24, यानी यक्ष बराबर कितना आ गया, 28। अब देखो यहाँ पे जो सबसे आम गलतियाँ होती है वो क्या होती है कि हम यक्ष का मान बता देते हैं और सोचते हैं अपना आंसर आ गया, जबकि आंसर ये नहीं होता है। आंसर क्या पूछा है हमसे, आंसर पूछा है कि द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय क्रमागत संख्या अपनी कितनी है, यक्ष प्लस 1। अतः मैं लिख सकता हूँ, अतः द्वितीय क्रमागत संख्या यक्ष प्लस 1, यानी यक्ष का मान कितना, 28 प्लस 1 मतलब कितना आया, 29, इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है। फिर से क्लियर कर देते हैं इसको कि 3 क्रमागत संख्याएं हमने यक्ष प्लस 1 और यक्ष प्लस 2 माना। प्रश्न में कहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 87 है। तो यक्ष 3x और 2 1 3, प्लस 3 का साइड चेंज किया, -3, 87 में से 3 घटा, कितना, 84, और 84 में 3 इधर गुणा कर रहा था, इधर भाग करेंगे तो 28 3 84। तो यक्ष का मान कितना आ गया, 88। हमसे प्रश्न पूछा था द्वितीय क्रमागत संख्या, और द्वितीय क्रमागत संख्या हमारी कितनी थी, यक्ष प्लस 1, यानी 28 प्लस 1 कितनी हो गई, 29। 29 इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो पहले जो डेटा अपने को पता है लिखेंगे। आयत में हमको क्या पता है, आयत की लंबाई पता है। तो लंबाई कितना पता है, 10 सेंटीमीटर, और लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं यल से। तथा चौड़ाई को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ब्रीड्थ बोलते हैं। तो बी कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ बेसिक फार्मूले होने चाहिए।
कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, वो कितना होता है, L इंटू बी यूनिट स्क्वायर, और परिमाप यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो हमसे यहीं पर पूछा है कि आयत का परिमाप, चूंकि हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुणे लंबाई का मान अपने को पता है कितना, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई का मान पता है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 10 6 16, और 16 का 2 गुना 32 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। क्या दिया था, लंबाई पता थी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई पता थी 6 सेंटीमीटर, परिमाप पूछा तो परिमाप कितना होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और वैल्यू पुट किया तो 10 और 6 16, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आयत का जो परिमाप आ गया वो कितना आ गया, 32, और यही इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है कि एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। यानी एक बर्तन है और बर्तन में पानी का आयतन बराबर कितना है, 7800 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आयतन क्यों कहा, ध्यान देना, जहाँ पर किसी भी मात्रक का घन होगा या क्यूब होगा वो हमेशा क्या होती है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमसे पूछा क्या है कि बर्तन में कितने लीटर पानी है। तो बर्तन में कितने, ये प्रश्न बिल्कुल इजी है, लेकिन जो नॉर्मल सी दिक्कतें आती है इस प्रश्न में इसलिए आती हैं क्योंकि हमको ये नहीं पता होता है कि 1 लीटर में जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, पानी की मात्रा होती है, ठीक है। अब बस यहीं से हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। देखो अगर ये हमको पता है कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी होता है ना, या कुछ भी जिस भी लिक्विड की बात की जाए। या ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमसे क्या पूछा है, हमसे 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात नहीं की गई है, 7800 सेंटीमीटर क्यूब की। इसलिए मैं कह सकता हूँ क्या, 7800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 गुणे 7800, और अब ये सेंटीमीटर क्यूब किस में कन्वर्ट हुआ है, लीटर में। 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 78 में 10 से भाग करूँगा कितना, 7.8 लीटर। यानी क्या कह सकता हूँ कि 7800 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 लीटर पानी होगा, ठीक है। क्या प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। तो हम जानते हैं कि बर्तन में पानी का जो आयतन है वो हमको गिवन है कितना, 7800 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में पानी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी बात को अगर मैं रिवर्स बोलूं तो ये हो जाएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी का जो आयतन होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो पानी का वॉल्यूम होगा वो 1/1000 लीटर के बराबर होगा। तो 7800 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इक्वल होगा 1/1000 मल्टीप्लाइड बाई 7800। 2 0 से 2 0 को यहाँ सिंप्लीफाई किया और 78 में 10 से डिवाइड किया, तो अपना आंसर कितना आ गया, 7.8 लीटर, ठीक है। और यही इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको समझेंगे, पहले प्रश्न को मन से पढ़ेंगे। ये लॉन्ग टाइप का आंसर होता है और लॉन्ग टाइप के आंसर 2 नंबर के यहाँ पे पूछे जाते हैं। अभी तक जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पे सॉल्व किए वो क्या थे, 1-1 नंबर के थे जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। ये भी मतलब हल्के प्रश्न ही होते हैं, बस थोड़ा सा इसमें घुमाव रहता है और उस घुमाव को हम यहाँ पर समझेंगे, कैसे प्रश्न को घुमा के पूछ रहा है। चलेंगे प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क, अब वर्गाकार पार्क का है तो वर्ग जानते हैं हम, वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति
जो 4 भुजाओं से घिरी होती है और चारों भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग कहलाता है। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा कितनी है, 30 मीटर। यानी अब इसका जो एक साइड है वो अपने को दिया गया है कितना, 30 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एरिया होगा वो कितने का होगा, 30 मीटर का होगा। ठीक है, इसके चारों ओर 1 मीटर लंबा रास्ता है। अब इसके चारों ओर क्या है, 1 मीटर लंबा रास्ता है। चलिए 1 मीटर लंबा रास्ता बना ले, 1 मीटर लंबा। अब ये क्या हुआ, ट्रैक हुआ। ये क्या हुआ, ट्रैक हुआ। ये रास्ता है। ठीक है, ये क्या है, रास्ता है। और अगर पार्क की बात की जाए तो ये जो है वो पार्क है। ठीक है, इसके अंदर का एरिया क्या होगा, पार्क होगा। लंबा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो पार्क में क्या ज्ञात करना है हमको, कि घास लगवाना है। अब ध्यान देना प्रश्न को कैसा घुमाया गया, प्रश्न के भाव को समझते हैं। यहाँ पर जो हमको घास उगानी है ना, वो आयताकार पार्क के अंदर वो करनी है। इस रास्ते से हमको कोई मतलब नहीं है, ये रास्ता केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, तो इस बात को मैं भूल जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर इतनी घास लगेगी, कितनी घास लगेगी अगर बात की जाए तो जितना इसका एरिया होगा ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि दिया है वर्गाकार पार्क की भुजा हमको पता है कितना, 30 मीटर। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, भुजा तो है 30, तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, तो 900 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे दिया है चूँकि 1 मीटर स्क्वायर घास लगवाने का खर्च बराबर कितना, 2 रुपये। इसलिए 900 मीटर स्क्वायर घास लगवाने का खर्च बराबर ₹2 गुणे 900, और 900 का 2 गुना कितना, 1800 रुपये ओवरऑल वेस्ट होंगे, या वेस्ट नहीं कहेंगे, खर्च होंगे घास को लगवाने में। ठीक है, तो सबसे पहली बात प्रश्न देखो, ये प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं था, लेकिन जो इसकी बात को नहीं समझ पाएगा, जो प्रश्न को सही से पढ़ेगा नहीं, रटा रटाया लगाएगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, इस बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेगा और फिर बीच वाले क्षेत्रफल को माइनस कर देगा। जितना एरिया आएगा उसका क्या कर देगा, मतलब यहाँ से वो निकाल लेगा। तो ध्यान देना कि हमको रास्ते पर घास नहीं लगानी है, हमको घास कहाँ लगानी है, पार्क के अंदर लगानी है। बस इसीलिए ये प्रश्न क्या था, इम्पोर्टेंट था। तो उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आया होगा। और अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। 13 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब इसको मन से समझने की ज़रूरत है। देखो प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि यदि a + b = 12, जो बात दिया रहता है पहले उसको हम लिख लेते हैं और इसी से एक समझ विकसित करते हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और हमको लाना क्या है। a + b = 12 तथा a - b = 2 हो तो a² - b² का मान ज्ञात कीजिए। a² - b² का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले a और b का मान काउंट कर लें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लेंगे, वहाँ से कर लेंगे ना, तो ये भी कर सकते हैं। तो देखो अब इसमें मैं थोड़ा सा अपना एफर्ट करूँगा, अपनी लॉजिक लगाऊंगा। देखो सवाल को कभी रट के नहीं करना है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करे उस हिसाब से सवाल को लगा देनी है। और सवाल के साथ अगर मतलब क्या किया जाता है, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, तो आंसर हमेशा क्या देगा, एक पर्टिकुलर आंसर आएगा, मतलब राइट आंसर मिलेगा। अब पता लगा कि जो ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब a + b और a - b में जो भी संक्रिया हम कर रहे हैं उसमें ही ज़बरदस्ती हो रही है, तो फिर आंसर भी क्या आएगा, ज़बरदस्ती आएगा। मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर a + b = अगर मैं कहूँ 12, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, और a - b = 2 अगर इक्वेशन सेकंड है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या कर दूँ, आपस में गुणा कर दूँ। क्या कर दूँ, आपस में
गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 12 इंटू 2, यानी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वर्गांतर का फार्मूला होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 12 दूनी 24। ये तो इसका एक तरीका था जो मुझे सबसे आसान लगा और मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इसको रखा जाए। अगर जिसको ये तरीका नहीं करना है वो सेकंड मेथड लगा सकता है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 12 पता है और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 पता है। तो देखो यहाँ प्लस बी है माइनस बी है, दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दूंगा तो b और b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2a इज इक्वल्स टू 12 टू 14 और 2 7 जा 14। अगर a इज इक्वल्स टू 7 मिल गया तो b इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, b इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और अगर यहाँ से अब हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25 और 49 में से 25 घटेगा कितना 24। इस हिसाब से भी तो जो भी वे अच्छा लगता हो आपको, जिस भी तरीके में आप कंफर्टेबल फील करें उस तरीके को अपनाएं। और मतलब ये सब बिल्कुल हल्की सवालें हैं, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको यूज़ करना है, ठीक है। उम्मीद है सवाल समझ में आई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। पहले सवाल को पढ़ते हैं, सवाल के भाव को समझते हैं और उस हिसाब से आंसर लाने का प्रयास करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो जो जो डेटा पहले दिया रहा है उसको लिख लो, ज़्यादा पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है ना, मतलब प्रश्न को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हल करना है, ठीक है। एक न्याय पंचायत में 3x प्लस 2 ग्राम सभाएं हैं। अगर मैं बात करूं कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं की संख्या, ग्राम सभाओं की संख्या, देखो लैंग्वेज लिखना या ना लिखना ये अपनी मर्जी की बात है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं छोटे बच्चों को समझाने जा रहा हूँ ना। जो डीएलएड है वो कोर्स कैसा है कि मतलब एक प्राइमरी लेवल में आप बच्चों को किस विधा से समझाएंगे, तो हमेशा एक यूनिक वे यूज़ करना होता है जिससे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको समझ में आए। तो उस हिसाब से आप मतलब एक पूरी लॉजिक यहाँ पर देंगे कि कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो एक न्याय पंचायत में जो ग्राम सभा है वो कितनी है 3x प्लस 2 है और प्रत्येक ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या जो है वो कितनी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 दी गई है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या, ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए तो है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो हमसे कह रहा है कि यदि x इज इक्वल्स टू 2 तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी, तो देखो कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या, अगर कुल मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो जितनी ग्राम सभा है और एक ग्राम सभा में जितने मतदाता हैं उन्हीं का गुणनफल होगा। तो ग्राम सभा की संख्या कितनी है 3x प्लस 2 है और एक ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये हो गया। देखो अब कह रहा है कि यदि x इज इक्वल्स टू 2 हो तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है 2। तो देखो अगर नहीं दिया होता तो मैं इसका डायरेक्टली क्या करता मल्टीप्लिकेशन करता, लेकिन अभी जब x इज इक्वल्स टू 2 मुझे पता है तो मैं इसको छोटा करने के लिए क्या करूँगा 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 रख के अब इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लूँगा। 3 दूनी 6 और 6 में 2 जुड़ेगा कितना 8, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 दूनी 6 प्लस 6, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 4 10 ऐसा जोड़ लें, 6 कितना हुआ 12 और 12 4 16 और 16 8 128,
फिर से देख लेते हैं, 6 4 10 6 16, 16 अट्ठे 128, यानी कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो कितनी है, 128 मतदाता। यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर सवाल फिर से समझनी हो, डिस्कस करनी हो, तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं। देखो, प्रश्न में कहा गया था कि एक न्याय पंचायत में 3x+2 ग्राम सभाएं हैं। तो एक न्याय पंचायत में ग्राम सभाओं की संख्या कितनी है, 3x+2 है। फिर कह रहा है कि यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता हैं, यानी x² + 3x + 6 मतदाता हैं, तो यदि x = 2 हो तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी, जैसे मान लेते हैं कि अगर देखो इसको हम व्यवहारिक टर्म में अगर तोड़ते हैं, मान लेते हैं कि ग्राम सभा की संख्या कितनी है, 5, और एक ग्राम सभा में मतदाताओं की संख्या 3 है, तो कुल मतदाता कितने हो जाएंगे, 5 का 3 गुना, यानी 5 3 15 मतदाता। वैसे ही अगर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी, ग्राम सभाओं की संख्या 3x+2 है और मतदाताओं की संख्या इतनी है, तो कुल मतदाता जो होंगे वो ग्राम सभाओं की संख्या और एक ग्राम सभा में कुल मतदाताओं की संख्या के गुणनफल के बराबर होंगे। फिर x की वैल्यू पुट करेंगे 2 और वहाँ से अपने को मतदाता पता चल जाएंगे 128। चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। 15 नंबर सवाल थोड़ी सी अच्छी सवाल है, तो इसलिए ज़रूरत है कि मन से पूरे मनोयोग से इस सवाल को सीखेंगे, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी ये उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये सवाल मैं आसानी से सिखा पाऊँ। तो प्रश्न को पढ़ते हैं पहले और प्रश्न के भाव को समझते हैं। क्या कह रहा है कि यदि AB = 5 और A - B = 4 हो तो A³ + B³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात, जो डेटा हमको पता है वो लिख लेते हैं। हमसे कहा है कि AB = 5 और A - B = 4, तो A³ + B³ का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इसको लगाने के मेरे पास 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका यहाँ पर अभी मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, जब भी हमको A - B पता हो और AB पता हो तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, A + B निकाल सकते हैं, और A + B बराबर होता है √A - B का होल स्क्वायर प्लस 4AB। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको आपको रटना होगा, और नहीं रटते हैं तो बस ऐसे डायरेक्टली समझ लीजिए कि जब A² + B² - 2AB और 4AB में -2AB जुड़ेगा तो +2AB, तो ये A + B का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर ऑफ रूट क्या होता है, A + B होता है। प्लस की जगह जैसे प्लस है तो +4AB, माइनस होता तो -4AB करता। ठीक है, तो बस ऐसे समझ लीजिए बस। तो यहाँ से हो गया A + B = A - B का होल स्क्वायर। A - B बराबर कितना पता है अपने को, 4 पता है, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 4AB, 4 पंचे 20, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 और प्लस 20, और 16 और 20 कितना होता है, 36। A + B बराबर √36, और √36 किसका स्क्वायर ऑफ रूट होता है, 6 का। तो A + B = कितना आ गया, 6। अगर इस पहले को मैं समीकरण 1 कह दूं और इसको समीकरण 2 कह दूं, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या कह सकता हूँ कि A - B = 4, A - B = 4 और A + B = 6, तो -B + B कितना, कैंसिल, और यहाँ पे हो गया 2A = 6 4 10 और 2 5 10, यानी A = कितना आ गया, 5। अगर A = 5 आ गया तो इक्वेशन नंबर सेकंड से मैं कह सकता हूँ A = 5 पुट करो, तो यहाँ क्या कह सकता हूँ, B = 1 हो जाएगा। कैसे, 5 - B = 4, तो -B = 4 + 5 -5 यानी -1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो B = कितना हो जाएगा, 1। अब हमसे पूछा है क्या कि A³
प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो ए क्यूब मतलब ए का मान क्या निकाला हूँ 5 का क्यूब, और बी क्यूब क्या निकाला हूँ 1 का क्यूब। तो 5 का क्यूब जानते हैं 5 पचम 25 पंचे 125, और 1 का घन 1 ही होता है, तो ये हो गया 126। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड मेथड क्या होता है, देखो सेकंड मेथड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला हमको आना चाहिए। फार्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो माइनस ए बी। ठीक है, अब समझने का यहाँ से प्रयास करेंगे। अब देखो अगर इसी को मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा। देखो सेकंड वे समझने से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बस ये मतलब जानकारी के पर्पज़ से पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का मान अपने हमने निकाला है कितना 6, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लिख सकता हूँ कितना कितना लिख सकता हूँ बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 4 चौके 16, और 2ab मतलब कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 16, ए बी का मान है 5, तो 5 दूनी 10 प्लस 10 और 16 10 कितना हो गया 26, यानी ए प्लस बी का मान कितना होगा 26, माइनस ए बी का मान, ए बी का मान अपने को पता है 5, और 26 में से 5 घटेगा कितना 21, तो ये 6 गुणे 21 और 6 कम 6 दूनी 12। तो ये भी बिल्कुल आसान ही है, ठीक है, बस थोड़ी सी दिमाग को यहाँ पे लगाएंगे और क्वेश्चन को आराम से हल कर ले जाएंगे और 2 नंबर को अपना करेंगे। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 16 नंबर सवाल पे। सवाल नंबर 16 है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो डिटेल्स अपने को पता है वो पहले लिख लेते हैं। क्या पता है कि एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, तो यहाँ पर लिख लूँगा मैं घनाकार, घनाकार सवाल नंबर कौन सी है 16, एक घनाकार, घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर 264 सेंटीमीटर क्यूब। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, अब देखो यहाँ पर टुकड़े की लंबाई हमको पता है, लंबाई को हम रिप्रेजेंट करेंगे यल से, यल बराबर 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा, चौड़ाई को हम 20 से कहते हैं, 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे यच का मान पूछा है, हम नहीं जानते हैं यच का मान क्या है, काउंट करना है। ठीक है, अब देखो लकड़ी का टुकड़ा कैसा है घनाकार है, और हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन V बराबर होता है LBH, और V का मान अपने को क्या पता है 264 सेंटीमीटर क्यूब, यानी LBH इज इक्वल्स टू 264 सेंटीमीटर क्यूब। L का मान अपने को पता है कितना 8, B 6, H का मान अपने को फाइंड करना है 264। 8 से इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 8 त्रिक 24, 2 26 और 2 4 24, तो 8 त्रिक 24। H इज इक्वल्स टू 33/6 लिख सकता हूँ, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा 3 ग्राम में 33 और 3 दूनी 6 और 11 का आधा कितना होगा 5.5, यानी 5.5 यूनिट किस में है सेंटीमीटर में, इसलिए 5.5 सेंटीमीटर, यानी जो लकड़ी का गुटका होगा वो 5.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। ठीक है, सवाल समझ में ना आई हो तो फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, हाइट हमसे पूछा था। हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो LBH होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 264 पता था, L का मान पता था 8 पुट किया, B का मान 6 पता था पुट किया, H हमको काउंट करना था, और 264 को हमने सिंप्लीफाई किया, 8 से सिंप्लीफाई किया, तो 8 से जब 264 में भाग करेंगे 33 बार जाएगा, और 33 को 6 से सिंप्लीफाई करूँगा 5.5 आ जाएगा। इस हिसाब से ये आंसर हुआ। चलते हैं सवाल नंबर 17 पर।
सवाल नंबर 17 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 सेंटीमीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है मेरे हिसाब से। अगर मान लूँ कि ये एक प्लेटफार्म है, ठीक है, ये एक प्लेटफार्म है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से कोई ट्रेन इसको क्या करती है, क्रॉस करती है, तो ये ट्रेन पूरी तरीके से कब क्रॉस करेगी, जब इसको ऐसे पार करके निकल जाएगी। यानी प्लेटफार्म को जब ट्रेन पार करेगी तो प्लेटफार्म की दूरी तो चलेगी ही, प्लेटफार्म की जितनी दूरी होगी उतनी तो चलेगी, प्लस में ट्रेन अपनी भी दूरी को भी क्या करती है, क्रॉस करती है। इसमें यही लॉजिक लगनी है। तो अब देखो, इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो प्लेटफार्म की लेंथ हमको पता है कितना, 120 मीटर लंबा। मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, यल है। यहाँ पर लिखूंगा ये बात, माना ट्रेन की लंबाई बराबर यल मीटर है। कितना है, यल मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्लेटफार्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो ध्यान देंगे, चूंकि हम जानते हैं दूरी बराबर जो होता है वो होता है चाल गुणे समय। तो चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर यहाँ से हम चाल ही निकाल लेते हैं, चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस कितना तय कर रही है, प्लेटफार्म की लंबाई यानी 120 मीटर और ट्रेन अपनी लंबाई यानी यल मीटर बाई कितना, समय। समय कितना लग रहा है, 12 सेकंड लग रहा है, ठीक है, 12 सेकंड। ये चाल हो गया। अब इसी तरह से कह रहा है कि तथा एक खंभे को पार करने में इतना सेकंड लगता है। तो ध्यान देना कि खंभा जो होता है वो क्या होता है, नेगलेक्ट होता है। ट्रेन आई तो मतलब लेंथ के हिसाब में खंभे की लंबाई क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। मतलब खंभे को पार करने में ट्रेन अपनी ही लंबाई को ट्रेवल करती है, ठीक है, ट्रेन अपनी ही लंबाई को क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर चाल लिख सकता हूँ, चाल डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी, डी। डी मतलब जो ट्रेन अपनी लंबाई होगी, और इस कंडीशन में टाइम उसको लगता है 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 यानी 5 दूनी 10, 2 12/5 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पर 12/5 सेकंड, यानी इसको लिख सकता हूँ क्या, 5L बाई कितना, 12 मीटर पर सेकंड। और ये भी स्पीड है, इसलिए यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। अब ध्यान देना, यहाँ पर दोनों ही चाल हैं ट्रेन की तो इक्वल होंगी, क्योंकि स्पीड तो ट्रेन की है ना, तो इक्वल होगी। मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 120 प्लस L बाई 12 इज इक्वल्स टू जो होगा वो 5L बाई 12 के बराबर होगा। और 12 इस साइड और इस साइड सेम साइड में है और सेम पोजीशन पे है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या ऐसा कह लो डिवाइड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट गया। यहाँ पे कह सकता हूँ कि 120 इज इक्वल्स टू 5L प्लस L का साइड चेंज माइनस L, तो हो जाएगा 4L इज इक्वल्स टू कितना, 120 और 4 3 जा 12 और 30, यानी L इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 30। तो पहला आंसर तो हमको मिल गया। यहाँ पे कहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी की लंबाई ही L थी, तो L बराबर कितना हो गया, 30 मीटर। दूसरा हमसे पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, चाल चाहे जो उठा लो, चाहे 5L बाई 12 उठा लो, चाहे ये उठा लो, लेकिन चाल में कंडीशन का है कि चाल जो ज्ञात करनी है वो किलोमीटर पर आवर में काउंट करनी है, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, 5L बाई 12 है, क्या है, 5L बाई 12 है। तो 5L का मान अपने को पता है 30 बाई 12, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कितना, 3 × 5 = 15, 150/12, और ये आएगा जो मीटर पर सेकंड में आएगा। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करता हूँ, 150/12 क्या करूँगा बताओ, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और
मतलब किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में 5/18 से। अब ये किस में हो गया, किलोमीटर पर आर की स्पीड हो गई, किलोमीटर पर आर की। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6×3 = 18, 6×2 = 12, 5×3 = 15 और 2×15 में 30 और 15×3 = 45। ये हो गया 45 किलोमीटर पर आर। अगर काटने पीटने में न समझ में आया तो देख लेंगे, 150/12 था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको, ये मीटर पर सेकंड था, इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18/5 से सिंप्लीफाई किया। तो सबसे पहले 6×2 = 12 और 6×3 = 18, 5×3 = 15 और एक जीरो था, 2×15 में 30 और 15×3 = 45 किलोमीटर पर आर। यानी जो ट्रेन की चाल थी वो 45 किलोमीटर पर आर थी और जो ट्रेन की लंबाई थी वो 30 मीटर थी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो गया। तो समझ लेंगे एक बार फिर से, ट्रेन की लंबाई कितनी हमने एल मान लिया और 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेती है, 12 सेकंड का। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को ट्रेवल करेगी। इसी तरीके से खंभे में क्या करेगी, सिर्फ अपनी ही लंबाई ट्रेवल करेगी। और दोनों इक्वेशन को, मतलब दोनों ही ट्रेन की चाल है, इक्वल किया तो चाल बराबर थी दोनों जगह ट्रेन की। तो इस हिसाब से यहाँ पर लेंथ मिल गया और स्पीड मिल गई। ठीक है, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसके बाद, सवाल नंबर 18। 18 जो आया है वो मतलब चार्ट बनाने से आया है। तो देखो, एक तरफ माप दिया गया और एक तरफ बारंबारता दी गई है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अपने पास तो स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि स्केल लेके जाना है। और यहाँ पर देखो, मान लेते हैं कि ये 0 हुआ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस हिसाब से बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे कहा है कि 0 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है जी, देखो इसको हमको क्या करना है, आयत चित्र में ही बदलना है, बस इतना करना है। तो मैं ऐसे बना लेता हूँ कि मान लेता हूँ कि एक खाना जो है, एक खाना मतलब एक, ये जो लाइन बन रही है ये 2 के बराबर है। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसा बन गया। ठीक है, 22। अब देखो 0 से 10 जो है वो 2 के बराबर है। तो 0 से 10 2 खाने के बराबर है, तो मतलब 2 है तो एक खाना बराबर 2 है। तो इसलिए यहाँ पर जो आया तो चार्ट बनेगा, ये हो गया 2। इसके बाद कह रहा है कि 10 से 20 जो है उसकी वर्ग अंतराल की जो फ्रीक्वेंसी है ये माप है। ठीक है, ये क्या है, माप है। और ये जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसको बारंबारता कहते हैं, बारंबारता। ठीक है, चलेंगे। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8 है, तो 8 यहाँ पर आएगा। तो 8 को बना लेते हैं, 8 ये यहाँ आ गया। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर कह रहा है कि 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 15 है। तो 15 के जाने के लिए पहले 14 पर जाएं, 14 की लाइन ये है। और 16 और 14 के बीच जो रहेगा वही क्या होगा, 15 होगा। तो 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 15 हो गई। फिर 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी कह रहा है 20 है। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 20, तो 20 पर चले जाएंगे। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। 20 को ड्रा कर लिया, यानी 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी ड्रा कर लिया। इसके बाद कह रहा है 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16। तो 16 पर चले जाएंगे। 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी ड्रा कर लेंगे, 16। और इसके बाद कह रहा है कि 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6। तो 6 को भी ड्रा कर सकते हैं हम। ठीक है, 6 ये है 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गई। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जब हम स्केल का यूज करेंगे, किसका, स्केल का यूज करेंगे, तो प्रत्येक जो आयत बनेगा उसकी
मतलब लंबाई और चौड़ाई जो होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए। लंबाई का मतलब समझ रहे हैं ना, ये एरिया, ठीक है। मतलब जो इसकी चौड़ाई होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लंबाई तो इसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर तय की जाएगी, लेकिन ये जैसे 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। पैमाने नहीं चेंज होने चाहिए। यहाँ पर पैमाना मैं लिख सकता हूँ, पैमाना मैं बना सकता हूँ कि 1 खाना बराबर 2 इकाई। ये मैंने क्या किया है, माना है, ठीक है। 1 खाना बराबर 2 इकाई मैंने माना है। इस हिसाब से डीएलएड सेकंड पेपर, सेकंड सेमेस्टर का ये जो मैथमेटिक्स का पेपर था, इसको हमने क्या किया, सॉल्व आउट किया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मतलब कमेंट में अपनी सुझाव दीजिए कि मतलब क्या बदलाव किए जा सकते हैं या किस तरीके का वीडियो आपको दिया जाए जिससे आप के लिए लाभदायक हो। तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल सागर EDU को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इन फ्यूचर किसी भी टॉपिक पर और भी इस तरह से रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है या फिर किसी भी प्रकार का सुझाव होता है तो आप हमें कमेंट द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव को ज़रूर दें।